Hello everyone. In the last lecture we discussed about the Gauss theorem. Now we will prove the Gauss theorem. There are two cases when the charge is inside the closed surface, and the other case is when the charge is placed outside the closed surface. Then we will determine what is the value of electric flux. एक्चुअल में दो केसेस आएंगे कि जब चार्ज सरफेस के अंदर है तब फ्लक्स निकालेंगे हम उससे पास होने वाला, और दूसरा केस होगा जब चार्ज बॉडी के बाहर है तब उससे पास होने वाला फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे. फिलहाल हम फर्स्ट केस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज़ व्हेन चार्ज इज़ इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस. कि जब चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, सरफेस की शेप क्या है डजेंट मैटर. सपोज ये कोई रेगुलर सी शेप है, ये बॉडी है कोई क्लोज्ड, उसके अंदर यहाँ पॉइंट ओ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे पार्ट्स के लिए निकालेंगे. किसी सपोज हमने इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है यहाँ पर, इस पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है. फिलहाल पहले इंटेंसिटी निकाल लेते हैं. एंड द डायरेक्शन तो वैसे भी पॉइंट चार्ज है तो आउटवर्ड ही होगी, रेडियली प्लस क्यू है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी. तो ये डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी इस क्यू की वजह से वो अलोंग ओ पी होगी और आउटवर्ड होगी स्ट्रेट लाइन में. सपोज हमने यहाँ पे एक एरिया ज्यूम कर लिया, छोटा सा हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, दैट इज डी ए, जिसका जो डायरेक्शन है, और उसकी डायरेक्शन आपको अभी लास्ट लेक्चर में समझाया भी था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, तो सपोज डी ए और ई के बीच एंगल थीटा बन रहा है. ओके, मतलब जो सरफेस एरिया है तो उसका जो एरिया वेक्टर है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उस पॉइंट पर, उसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा. तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, पहले हम E की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है पॉइंट P पर ड्यू टू दिस चार्ज Q. ये हमने O मान लिया है कि O पॉइंट पर हमारा चार्ज Q रखा हुआ है. ओके, देन द वैल्यू ऑफ E विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आर कैप. आर कैप इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे वेक्टर साइन लगाया हुआ है E के ऊपर, एंड द डायरेक्शन विल बी अलोंग OP. ठीक है, नाउ say angle between E and assumed small area DA is theta. तो हमने ये मान लिया था कि जो स्मॉल assumed एरिया है DA और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E, दोनों की डायरेक्शन के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा. तो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट स्मॉल अज्यूम्ड एरिया, जो एरिया आपने अज्यूम किया है उससे जो पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, अब जो डॉट प्रोडक्ट जब खोलेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का एंगल है. नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम दिस इक्वेशन, सपोज इसको हमने नाम दे लिया इक्वेशन 1. सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, देखिए d5 विल बी इक्वल्स टू, ई की वैल्यू क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा. अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपको किसी चीज़ की वैल्यू याद नहीं दिला रहा. दिस डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा. सॉलिड एंगल भी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल. तो Q ये हो जाएगा डी ओमेगा. ओके, तो ये हमने छोटा सा लिया था, जो हमने स्मॉल एरिया लिया था, छोटा से लिया था, यानी छोटे से एलिमेंट से, छोटे से सरफेस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी. बट इफ़ वी आर विलिंग टू नो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस एरिया, लेकिन अब अगर हम पूरे सरफेस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देन वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस फाई. तो अब हम वही करेंगे, इस डी फाई को हम इंटीग्रेट करेंगे, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे.
तो फॉर होल सरफेस द टोटल फ्लक्स passing through it will be phi. That will be equals to integration d phi. That will be equals to integration, अभी लास्ट जो वैल्यू हमारी निकली थी कितनी थी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा. अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा. एंड इंटीग्रेशन डी ओमेगा मीन्स होल क्लोज्ड सरफेस का आपको क्या निकालना है, सॉलिड एंगल. तो पूरी क्लोज्ड सरफेस का जो सॉलिड एंगल है वो कितना होता है, 4 पाई. 4 पाई से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली इन द लास्ट यू विल गेट दिस वैल्यू विच प्रूव्स द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. ये आपने जब चार्ज इनसाइड द बॉडी था, आपने शेप प्रॉपर कोई सच कोई नॉर्मल शेप नहीं ली, ऐसी एक रैंडम शेप ले ली थी. तो जो भी शेप थी, हमने शेप यहाँ पे वैसे भी मैटर नहीं कर रही है, तो हमने ये प्रूव कर लिया और हम इससे सेटिस्फाई भी हो गए कि गॉस की जो थ्योरम है वो बिल्कुल ठीक है. यानी क्यू क्या था, नेट चार्ज. इस बॉडी के अंदर नेट चार्ज तो प्लस क्यू ही है फिलहाल, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये क्या हो गया, देयरफॉर गॉस लॉ प्रूव्ड. ओके देन, अब नेक्स्ट केस होगा व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस. when the charge is outside the closed surface, तब क्या होगा, अब हम उसके लिए निकालेंगे. यहाँ पर देखिए, अब हम निकाल रहे हैं व्हेन चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस. ये आपकी क्लोज्ड सरफेस है और चार्ज यहाँ पर ये है प्लस क्यू ओ पॉइंट पर. अब हमने ये जो डी ओमेगा मतलब डी ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए हमने ये दो सरफेस चूज़ की है, S1 एंड S2. ठीक है, दोनों ही यहाँ सेंटर पे क्या सॉलिड एंगल फॉर्म कर रही है, डी ओमेगा. ओके देन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ऑब्वियसली रेडियली आउटवर्ड ही होगी. तो अगर हम फ्लक्स निकालें, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S1, तो S1 से आप देखोगे सरफेस इधर की साइड है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर की साइड आएगा. ठीक है, यानी ई के ऑपोजिट आएगा. ई की डायरेक्शन तो इधर को होगी, ई है ना, लेकिन सरफेस एरिया की डायरेक्शन S1 सरफेस के लिए किधर है, इधर की तरफ है. तो देयरफॉर ऑपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा. क्योंकि ई और ओमेगा के, ई और डी ओमेगा के बीच एंगल कैसा है, 180 का है. ये हम जैसे 1 में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हम वहाँ तक यहाँ पर पहुँच गए, इतना अज्यूम कर रहे हैं, उसके आगे का ही दिखा रहे हैं आपको पोर्शन, जो मेन पोर्शन है. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम सरफेस S2 से फाइंड आउट करेंगे कि कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है. तो दैट फ्रॉम सरफेस S2 उधर प्लस ही आएगा, क्योंकि ये उधर सरफेस है, तो उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, उसी डायरेक्शन में उधर की तरफ होगी. तो द फॉर्मूला विल बी प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा. ठीक है, so now we will determine the net flux passing through this solid angle d omega from surface S1 and S2 will be their sum. phi is the scalar quantity, तो इनका proper sum कर देंगे अपना. तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा. क्योंकि वैल्यू सेम है, क्यू सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी ओमेगा दोनों के लिए सेम है. देयरफॉर दे विल बी कैंसिल आउट एंड यू विल गेट वैल्यू 0. ये स्मॉल पार्ट के लिए, इसलिए इसको हमने डी फाई से डिनोट किया है यहाँ पे. ठीक है, तो अब अगर इसे फाई निकालेंगे तो फाई कैसा होगा, छोटे छोटे पार्ट्स का समेशन डी फाई होगा. तो अब देखिए, ऐसे ही आपको टोटल मतलब जो पेयर्स में मिलेंगे, जितना इधर है उधर ही उतना होगा.
तो नेट जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 0। यानी कि अगर चार्ज बाहर है, दैट मीन्स इफ चार्ज इज प्लेसिंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस देयर विल बी नो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉडी, क्योंकि देखिए जितना एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है। अगर यहाँ रखा हुआ, अगर आप वैसे ज्यूम करें तो देखिए फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, ऐसी रेडियली आउटवर्ड। तो जितना एंटर हो रहा है फ्लक्स उतना ही उससे बाहर भी तो जा रहा है, तो नेट तो कुछ बच ही नहीं रहा जब ये यहाँ पर अंदर है बाहर है चार्ज, देयरफॉर क्या होगा, टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इससे गॉस की थ्योरम प्रॉपरली प्रूफ हो गई कि व्हेन चार्ज इनसाइड है तभी मिलेगा फ्लक्स और शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड मोर ओवर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज बाहर है तो आपको फ्लक्स 0 मिलेगा, नेट फ्लक्स 0 मिलेगा। ठीक, क्योंकि हम बार बार ये बोल रहे हैं गॉस लॉ में कि चार्ज शुड बी इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, उस जो बंद आपकी आकृति है, बंद पृष्ठ है, उसके अंदर होना चाहिए नेट चार्ज। अब इट डिपेंड्स के अंदर हो सकता है एक चार्ज नहीं हो, कई सारे चार्जेस हो, तो आप उनका टोटल सम निकालिए, देन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करिए, देन यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल फाई passing through that body. Okay then, so ये proof of Gauss theorem has been completed now. Let's move on for the next topic.